नमस्कार दोस्तों, आज हम अलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अलाइड ब्लेंडर्स एक अल्कोहलिक एंड बेवरेज कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 13,000 करोड़ का है। कंपनी ने जुलाई 2024 में अपना आईपीओ लेके आई थी स्टॉक मार्केट पे। तो करीबन 1000 का फ्रेश इशू था और 500 का ओएफएस था, तो 1500 का एक तरह से लिस्टिंग हुआ था अलाइड ब्लेंडर्स का। तो अलाइड ब्लेंडर्स को मैंने अक्टूबर में शॉर्टलिस्ट करके थोड़ा पढ़ने की कोशिश की थी, बट इसके नंबर्स मुझे काफ़ी ख़राब लगे थे, इसलिए इस कंपनी का मैंने इन डेप्थ एनालिसिस से कुछ किया नहीं, राइट। बट इसी दरमियान पिछले 2-3 महीनों के दरमियान में इसका जो स्टॉक प्राइस है दैट एक्चुअली वेंट फ्रॉम 300 टू 450, राइट। तो अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे अक्टूबर नवंबर से, वो 300 से 440 तक एक तरह से चला गया, राइट। तो आफ्टर सीइंग दिस मुझे लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई एस्पेक्ट इसका सही तरीके से नहीं देखा या फिर पूरी तरीके से इसकी पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण मैंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी। इसलिए मैं इस कंपनी का फिर से एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज़ है कि इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते करते मैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल मेट्रिक्स या रेशियोज़ को रिविजिट करूँगा या विजिट करूँगा जो एक तरह से हमें बता सकते हैं कि व्हाट आर द लीडिंग इंडिकेटर्स फॉर figuring out or shortlisting high growth stocks like stocks which can give 3x 5x 7x returns, right। तो कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं फाइनेंशियल मेट्रिक्स में जो हमें क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि ये कंपनी या फिर ये स्टॉक आगे जाके बहुत ऊपर जाएगा, राइट। नॉर्मली जो सामान्य इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टॉक ऊपर जाने के बाद वो स्टॉक खरीदते हैं, राइट। तो एक तरह से कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स में जो दिखते हैं उसको एक तरह से हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विल यूज दिस स्टॉक एज अ केस स्टडी, एज अ बेस व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ अ फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। तो अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रिक देखते हो फंडामेंटल एनालिसिस में, राइट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रिक। इट्स अ ट्रू ग्रोथ मेट्रिक, राइट। एंड व्हाट इज अ गुड सेल्स ग्रोथ? एक अच्छा सेल्स ग्रोथ क्या है? 25% is a good sales growth, right? 25% is something, if a company is giving 25% sales growth, we say it's a decent sales growth that the company is giving, right? दूसरा question which we need to ask is there stickiness in the sales growth? स्टिकीनेस मतलब अगर पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने 25% सेल्स ग्रोथ दिया है, तो क्या पिछले साल भी 25% सेल्स ग्रोथ दिया है, उसके पिछले साल भी 25% सेल्स ग्रोथ दिया है, राइट। अगर साल दर साल कंपनी 25% सेल्स ग्रोथ दे रही है, इसका मतलब ये है देयर इज स्टिकीनेस इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज मेकिंग, राइट। जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है उसके लिए लोग उसको खरीदने के लिए तैयार है, राइट। एंड इट्स अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी, राइट। इफ इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी एक टाइटन होती है या फिर ट्रेंट होती है, राइट। 25% प्लस सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पिछले 5 साल 6 साल 7 साल से कंपनी दे रही है। इट्स अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी। जब एक कंपनी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी नहीं होती तब वो एक सिक्लिकल कंपनी होती है, राइट। फॉर एग्जांपल अलाइड ब्लेंडर्स एक सिक्लिकल कंपनी है। सबसे पहले तो इसके पिछला जो 4 क्वार्टर्स का या 3 साल का या 5 साल का जो भी मैं सेल्स ग्रोथ देख रहा हूँ वो 25% का सेल्स ग्रोथ नहीं है, राइट। तो वो जो मेरा बेसिक फिल्टर होता है 25% सेल्स ग्रोथ का, वो इस पर खरी नहीं उतर रही है, राइट। दूसरी चीज़, इज देयर स्टिकीनेस इन वट एवर ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज गिविंग? अगर 6 से 8% का सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल का है, तो क्या उसके पहले 1 साल के ग्रोथ में 6 से 8% दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो माइनस में चला गया, राइट। सो देयर इज नो स्टिकीनेस इन द सेल्स ग्रोथ, विच मीन्स इट्स अ सिक्लिकल कंपनी, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है बट वो बहुत सिक्लिकल डिमांड है। ये एक चीज़ काफ़ी इससे समझ में आती है। दूसरी चीज़ जो समझ में आती है कि ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, क्या उसके लिए डिमांड तो है। बेसिकली अगर अल्कोहल के लिए तो डिमांड हर वक्त रहती है, बट इस कंपनी में कोई ऐसा कंपिटिटिव एडवांटेज है जिसकी वजह से कस्टमर्स इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, राइट। क्या इस कंपनी के पास वो ब्रांड है और ब्रांड रिकॉल है जिसकी वजह से जब भी कोई कस्टमर अल्कोहल खरीदने जाता है वो इसी ब्रांड के अल्कोहल खरीदता है? एक चीज़। दूसरा, क्या इसका रिटेल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है? क्या ये पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है या सिर्फ कुछ स्टेट्स में अवेलेबल है, राइट। एक तरह से रिटेल प्रेजेंस, रीच, उसका एक्सेसिबिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए, एक तरह से क्या वो वेल स्प्रेड आउट कंपनी है, राइट। वो एक चीज़ है जो उसके रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में समझ में आता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, राइट। क्या इसका पैकेजिंग अलग है? क्या ये जो अल्कोहल देती है उसमें टेस्ट अलग है? या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं जिस पे कस्टमर एक प्रोडक्ट बाय करता है, क्या उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन है?
अगर ये तीन में से एक या दो या तीनों में भी कोई डिफरेंशिएशन दिखता है तो इस कंपनी का, या दिखता होता, तो इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ होता वो स्ट्रक्चरल सेल्स ग्रोथ होता, 25% प्लस का सेल्स ग्रोथ होता, क्योंकि अल्कोहल के लिए तो डिमांड है ही है, राइट। तो अल्कोहल के लिए डिमांड है एट अ लार्जर लेवल, बट ये कंपनी जो अल्कोहल बनाती है उसके लिए इतना डिमांड नहीं है, उसमें काफ़ी सिक्लिकलिटी दिख रही है, क्योंकि इसका कोई मोट नहीं है, इस कंपनी का कोई कंपिटिटिव एडवांटेज नहीं है जिससे कस्टमर फिर से उस कंपनी के पास या इस कंपनी के पास आके इसके प्रोडक्ट्स खरीदता है, राइट। तो देर इज नो स्टिकीनेस इन द डिमांड, राइट। ऑल्सो इट डज नॉट हैव एनी कंपिटिटिव एडवांटेज एज सच, राइट। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड वेरी क्लियरली इन द सेल्स ग्रोथ, राइट। इट्स अ सिक्लिकल सेल्स ग्रोथ, राइट। तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि क्या ये कंपनी अपने कंपिटिटर्स से मार्केट शेयर ले रही है या फिर मार्केट शेयर दे रही है, राइट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री ग्रोथ का पता होना। तो अल्कोहल का जो इंडस्ट्री ग्रोथ है इंडिया का, इट्स ग्रोइंग एट 7% कैगर, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखोगे ये तो -20% है या 2% है या फिर 6% है रिसेंटली। तो इसका मतलब काफ़ी क्लियर है कि द कंपनी इज नॉट टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम इट्स कंपिटिटर्स, इनफैक्ट इट इज गिविंग मार्केट शेयर टू इट्स कंपिटिटर्स। मतलब क्लास में बच्चा ना फर्स्ट आ रहा है, ना सेकंड आ रहा है, ना थर्ड आ रहा है, ना प्रयास भी कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए, एक तरह से उसके मार्क्स कम आ रहे हैं और दूसरे बच्चे उससे आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, राइट। सो when we shortlist in companies, right, एक तरह से you need to look at companies which are taking market share, right। मार्केट शेयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए। तो ये कंपनी मार्केट शेयर ले नहीं रही है, ये कंपनी मार्केट शेयर दे रही है अपने कंपिटिटर्स को, राइट। अगला एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है 25% या 25% का ग्रोथ पिछले 1 साल में नहीं आया, 3 साल में नहीं आया, 5 साल में नहीं आया, अब बताओ अगले 2 या 3 साल में 25% का ग्रोथ आ सकता है या नहीं आ सकता है? क्या 25% ग्रोथ की प्रिडिक्टेबिलिटी है या नहीं? जो हुआ सो हुआ, आगे 25% की प्रिडिक्टेबिलिटी ये कंपनी दे सकती है या नहीं दे सकती, राइट। तो इसके समझने के लिए या इसको प्रिडिक्ट करने के लिए 4 पैरामीटर्स, 3 से 4 पैरामीटर्स होते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है when you try to understand, the predictability of sales growth of 25% in the next 2 to 3 years, the first parameter that you use is कि इसके पास कोई large order है या नहीं, right। ये एक alcohol company है, B2C company है, इसके पास एक large order नहीं आएगा, क्योंकि normally EPC companies के पास larger orders आते हैं। तो order book इसका क्या दिख रहा है, तो इस पे ये parameter is not fit for this company, but still अगर आप कोई EPC company analyze कर रहे हो, you need to look at the order book and you have to ensure that the order book is 2x that of revenues। तो अगर उस कंपनी के करंट रेवेन्यूज 3,400 है, इस कंपनी का लेट्स से एग्जांपल है कि अगर 3,000 के रेवेन्यूज है इसके, तो इसका ऑर्डर बुक करीबन 6,000 का होना चाहिए। अगर छोटा ऑर्डर बुक रहा 10% 20% का, तो कोई हाई ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ नहीं आएगा कंपनी में, राइट। सो द ऑर्डर बुक हैज टू बी ऑलवेज 2x ऑफ द टॉप लाइन of the revenue growth of the current year, right? That's how you kind of shortlist companies which could give you exponential returns, right? तो normally EPC companies में, construction companies में, PSU companies में पिछले 3-4 सालों में जो growth आई है, उनका order book is like 3x 4x of revenues, उसके वजह से उनके stocks multiply हुए हैं, right? So ऑर्डर बुक का फंडा इस कंपनी पे नहीं बैठता है, बट इस कंपनी पे बैठता है केपेक्स का फंडा। तो क्या ये कंपनी केपेक्स करना चाहती है? तो ये कंपनी केपेक्स करना चाहती है, और ये कंपनी केपेक्स करना चाहती है करीबन 500 करोड़ का। तो क्या 500 करोड़ का केपेक्स एक सिग्निफिकेंट केपेक्स है ऐसे कंपनी के सामने जो ऑलरेडी 3,000 करोड़ के रेवेन्यूज दे रही हो? नहीं है, राइट। थोड़ा बहुत कुछ ग्रोथ आ जाएगा, बट मैसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आएगा। ये एक मल्टी बैगर नहीं बनेगा, ये 3x 5x 7x रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि इट्स लाइक 1/6 ऑफ व्हाटएवर द सेल्स दैट द कंपनी इज ऑलरेडी गिविंग, राइट। मैंने एक प्रीवियस एनालिसिस किया है नारायण हृदयालय का, जिसमें कंपनी का जो एक्स्ट्रा केपेक्स आ रहा है अगले 3 से 4 साल का, इट इज इक्वल टू द करंट रेवेन्यू दैट द कंपनी इज गिविंग इन द प्रीवियस ईयर, राइट। तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी बन सकती है। बट अलाइड ब्लेंडर्स विथ 500 करोड़ केपेक्स एंड 3,000 करोड़ रेवेन्यूज, करंटली 3,000 करोड़ रेवेन्यूज, cannot be an exponential growth company, right? The predictability of 25% growth in the next 2 to 3 years is not over here. I do not see this company giving a 25% growth, right? तो अगर इसका मैं summarize करूँ sales growth का, right? So the most important metric is, or most important growth metric to start with is sales growth. What is a good sales growth? 25% is a good sales growth. What
is there what the first the second question that we ask is there stickiness in the sales growth? There is no stickiness in the sales growth, due to which this is not a structural company, it's a cyclical company. And the most important thing is it is not taking market share from its competitors, and इसका जो आगे का भी 25% का predictability अगले 2 या 3 साल का sales growth का काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है. तो ये metric मैं side में कर देता हूँ, right? इस metric पे ये company fail हो गई है, right? Then you come to the next metric, which is compounded profit growth, right? Profit growth या फिर earnings growth, it tells you about the robustness of the business model, right? और प्रिडोमिनेंटली 8 से 10 ड्राइवर्स होते हैं अर्निंग्स ग्रोथ के. कंपनी में जब अर्निंग्स ग्रोथ आता है, जब इन्वेस्टर्स एनालिस्ट टीवी पे बोलते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, राइट, उसके 8 से 10 ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर होता है वॉल्यूम ग्रोथ. तो क्या कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है? क्या इस कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है? नहीं आ रहा है इस कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि जो सेक्टर है वो सिर्फ 7% से बढ़ रहा है. तो क्या ही तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा इस कंपनी में, राइट? तो देयर इज नो वॉल्यूम ग्रोथ. दूसरा जो टाइप ऑफ ग्रोथ होता है, इज देयर वैल्यू ग्रोथ. यस, वैल्यू ग्रोथ इस कंपनी में आ रहा है. तो ये कंपनी जो अपना अल्कोहल बनाती है वो प्रिडोमिनेंटली मास प्रीमियम सेगमेंट को अपना अल्कोहल बेचती है, राइट, जिसमें थोड़े बहुत मार्जिन उसको मिल जाते हैं. अब इस कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और ये कह रही है कि हम प्रीमियम सेगमेंट को अपना अल्कोहल बेचेंगे, राइट. एक कस्टमर से ज़्यादा पैसा निकालेंगे, महंगा बेचेंगे हम, राइट. तो प्रीमियमाइजेशन इसका एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बन जाता है, राइट. तो वैल्यू ग्रोथ इज व्हाट दिस कंपनी इज बैंकिंग ऑन. तो इसका फर्स्ट ग्रोथ ड्राइवर इज वैल्यू ग्रोथ, राइट. तीसरा इंपॉर्टेंट जो ड्राइवर होता है ग्रोथ का है वो ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट. ऑपरेटिंग लेवरेज इज नथिंग बट कि मैंने 500 करोड़ का केपेक्स कर दिया है, सब कुछ तैयार है, अब जैसे ऑर्डर्स आएंगे मैं अपना फटाफट ऑर्डर्स को, एसेट्स को एक तरह से सेल्स में कन्वर्ट करके बेचना शुरू कर दूंगा, राइट. तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस यू हैव, आपने सारी सामग्री तैयार की है अपने प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, सब कुछ, आप बस रुके हो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ऑर्डर्स के लिए. जैसे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते यू काइंड ऑफ churn out sales over there, right? तो does a company have operating leverage, right? If you have to ask this question, इसके दो तरह से आंसर्स मिल सकते हैं. एक तो मैनेजमेंट जो है वो खुद आके कहेगा कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 50-55% है, तो हम लोग के पास ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स तैयार है, जैसे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं हम सेल्स में उसको कन्वर्ट करके रेवेन्यूज लेके आएंगे, राइट. तो मैनेजमेंट कॉन कॉल से पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि करंट यूटिलाइजेशन क्या है और कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज है या नहीं, राइट. तो इस कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है और इसका करंट यूटिलाइजेशन जो है करीबन 85-90% है, राइट. दूसरा एक तरीका होता है ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी में है या नहीं है वो फिगर आउट करने का, जब आप उसके एसेट टर्न्स देखते हो, राइट. सो व्हेन यू गो टू द बैलेंस शीट यू हैड नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, राइट. मैं एक बार ये दिखा देता हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, राइट. तो नेट फिक्स्ड एसेट टर्न इज नथिंग बट सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स. कंपनी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो 6 है, राइट. तो एक तरह से ये दिखा रहा है कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 80% 85% है. नॉर्मली अल्कोहल या बेवरेजेस कंपनी का 6 to 7 या 8 इन अ वेरी गुड सिनारियो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर होता है. तो इससे भी क्लियर कट पता चल रहा है कि देयर इज नॉट इनफ ऑपरेटिंग लेवरेज दैट द कंपनी कुड यूटिलाइज ओवर ईयर. इसके वजह से तो एक्स्ट्रा केपेक्स कर रही है, 500 का एक्स्ट्रा केपेक्स कर रही है, राइट. तो जो आगे का ग्रोथ ड्राइवर है, so operating leverage as a growth driver is not standing its ground over here. Premiumization है one thing which we discussed, value added kind of a product का. तो operating leverage is not the growth driver that this company is banking on, right. Fourth जो important growth driver होता है वो है आपका raw material cost, right. तो अगर जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी एक सिक्लिकल कंपनी है, तो सेल्स ग्रोथ ने बता दिया कि ये कंपनी सिक्लिकल कंपनी है. दूसरा एक फाइनेंशियल मेट्रिक जो आपको दिखाता है कि ये कंपनी सिक्लिकल है या नहीं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो कर रहा है 10 से 3 से 7 से 7, राइट. बहुत ज़्यादा जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट करता है इसका मतलब ये है कि कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट. कंपनी इज़ नॉट एबल टू transfer the increase of the prices of raw materials to its end customers. Why is it not able to do this, right? Because the company has no pricing power. क्योंकि अगर
जो रॉ मटेरियल्स जैसे यहाँ पे जऊ होता है, बार्ली होता है या गेहूँ होता है, उसके प्राइजेस अगर बढ़ जाते हैं, लेट्स से मैं एक अल्कोहल की बॉटल जो है वो 100 रुपये में बेच रहा हूँ और उसका मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अभी 50 रुपीज़ है, लेट्स से वो 50 से 70 रुपीज़ हो जाता है क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो महंगे हो गए, राइट। तो क्या मैं उस बॉटल को 100 की जगह 110 में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगर मैं 110 कर दिया तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग वो बॉटल को 100 रुपीज़ में बेचेंगे और मेरे से मार्केट शेयर ले लेंगे, राइट। तो मुझे हर वक्त डर रहता है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे से मार्केट शेयर ना ले ले, तो इसलिए मैं प्राइस इंक्रीज नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपके कॉग्स है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो बेहतर हुआ है, राइट। इसके वजह से इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बेहतर हुआ, 6 से एक तरह से 7% हुआ है। अगर आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे, राइट, तो करीबन स्टार्टिंग में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये होता है, जो द रेड लाइन विच वी सी, इट्स 36.7%, नाउ इफ यू सी इट्स अराउंड 43%, राइट। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो सस्ते हुए, राइट। तो इसका जो ग्रोथ ड्राइवर अभी तक का जो था वो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आगे सस्ते होंगे महंगे होंगे वी डू नॉट नो, राइट। तो ये एक ग्रोथ ड्राइवर होता है नॉर्मली कमोडिटी कंपनीज या फिर सिक्लिकल कंपनीज में, राइट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना एफिशिएंटली ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने एक्सपैंड कर रही है। एक तो उसको एडवांटेज मिल गया, लेट्स से रॉ मटेरियल कॉस्ट सस्ता होने का, गेहूँ या फिर बार्ली सस्ते में मिलने लग गए तो उसका फ़ायदा उठाया, बट कंपनी खुद क्या एफिशिएंटली काम कर रही है अपना, राइट। कम से कम मैन पावर में अच्छे से कैपेसिटीज़ अपने चला रही है या नहीं चला रही है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो नॉर्मली कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दो चीज़ें करती है या एक ही चीज़ करती है, वो लोग बैक एंड इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल बना रहे हो, बट अल्कोहल की बॉटल्स आप लेट्स से वेंडर्स से खरीद रहे हो या थर्ड पार्टी से ले रहे हो। कंपनीज बोलते हैं कि अब से हम बनाएंगे वो अल्कोहल की बॉटल्स, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या पावर कॉस्ट बहुत बड़ा होता है, राइट, ज़्यादा होता है, तो कंपनी धीरे धीरे बोलती है कि हम सोलर पे एक तरह से मूव आउट होंगे, राइट। जो मशीन्स यूज़ करते हैं, मशीनरी होती है, वो थोड़ी आउटडेटेड होती है, उनका थ्रूपुट इतना अच्छा नहीं होता है, तो कंपनीज बोलते हैं कि लेट्स गो एंड बाय good machines from places like Germany and China and use those machines for our benefit, right? तो ये back end integration हो रहा है, right? तीसरी ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होता है मार्केटिंग कॉस्ट, राइट। तो ये कंपनी चाहकर भी अपना मार्केटिंग कॉस्ट कम नहीं कर सकती क्योंकि उसको ब्रांड रिकॉल बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है जिससे वो एक तरह से प्रीमियम प्रोडक्ट बेच सके। तो इस कंपनी ने बहुत रिसेंटली रणवीर सिंह को एक तरह से ऑनबोर्ड किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इटसेल्फ, राइट। तो चाहकर भी मार्केटिंग कॉस्ट अपना कम नहीं कर सकती, उसमें एफिशिएंसी नहीं आ सकती क्योंकि कंपनी हैज़ टू बिल्ड अ मोड फॉर इटसेल्फ, अ कंपिटिटिव एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांड रिकॉल, राइट। तो एफिशिएंसी इज समथिंग विच द कंपनी इज स्ट्राइविंग फॉर, ये इसको एक ग्रोथ ड्राइवर बोल सकते हैं आगे जाके, right? Another growth driver, sixth one is deleveraging, right? तो बैलेंस शीट पे जो डेट था वो कितना ज़्यादा है, वो कितना है, नहीं है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो जैसा मैंने बताया इस कंपनी ने अपना IPO किया करीबन 6 महीने पहले और 1500 करोड़ एक तरह से रेस किए, और वो जो 1500 करोड़ जो कंपनी ने रेस किए उससे अपना पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट, पूरा एक तरह से ऑलमोस्ट 80% डेट, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म डेट हो शॉर्ट टर्म डेट हो, पूरा चुकता कर दिया, राइट। तो इसका P&L जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगले साल से, क्योंकि इस कंपनी ने जो भी अपना पैसा अपना IPO से रेस किया वो डेट में निकाल दिया। तो एक तरह से ये इसका एक ग्रोथ ड्राइवर है, ग्रोथ ड्राइवर इन द सेंस इसका जो P&L है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 25 की, FY25 की बहुत, मार्च 2025 की बहुत अच्छी दिखेगी, राइट, डीलेवरेज करके, राइट। सेवेंथ एक कारण हो सकता है कि कंपनी ने लेट्स से कोई सब्सिडरी है कंपनी की जो टर्न अराउंड हो चुकी है, राइट। इस कंपनी की ऐसी कोई सब्सिडरी नहीं है, ना वो टर्न अराउंड हुई है, राइट। एक और कारण हो सकता है कि कोई प्रमोटर चेंज हुआ है, कि नया कोई प्रमोटर आया बहुत एग्रेसिव है, जैसे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में एक नया प्रमोटर आ रहा है, उसका भी मैंने एनालिसिस किया है, प्लीज़ उसका एनालिसिस एक बार देख लीजिए। एक नया प्रमोटर जब आता है, इट्स न्यू ब्लड इन द सिस्टम, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। एक और 10th काइंड ऑफ एक ग्रोथ ड्राइवर होता है M&A, की मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कंपनीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये कंपनी कुछ छोटे मोटे मर्जर्स कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, बट इतना ब्रॉडर इम्पैक्ट इसके अर्निंग्स ग्रोथ पे नहीं आएगा, राइट। तो इफ आई हैव टू समराइज द कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की कहानी, की अर्निंग्स के जो 8 से 10 ड्राइवर्स हमने बोले, जिसमें से ये कंपनी कौन से ड्राइवर्स में एक तरह से आगे बढ़ रही है। एक तो
प्रीमियमाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अपने ब्रांड्स को प्रीमियम ब्रांड्स बना के बेच रही है, ये अपने प्रोडक्ट को प्रीमियमाइज कर रही है, रणवीर सिंह जैसे सेलिब्रिटीज़ को लेके आके ब्रांड रिकॉल लेके आ रही है, वन थिंग। सेकेंड इज़ इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कॉग्स है, वो कम हुआ है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा बैक एंड इंटीग्रेशन करिए, बट इट्स नॉट सब्सटैंशियल एज सच, पैकेजिंग में थोड़ा पैसा बचा रही है, राइट। देन डीलेवरेजिंग हो रही है इसकी, काफ़ी बैलेंस शीट पे जो डेट है वो कम हो रहा है, तो दैट इज़ वेयर द कंपनीज बैंकिंग अलॉट ऑन कि यार डीलेवरेज बैलेंस शीट रहा तो P&L अच्छा दिखेगा एक तरह से, राइट। तो ये 4 to 5 ब्रॉडली 4 पैरामीटर्स है जिस पे ये कंपनी अपना अर्निंग्स ग्रोथ देख रही है, राइट। बट क्या वो अर्निंग्स ग्रोथ सब्सटैंशियल होने वाला है? इतना सब्सटैंशियल नहीं होने वाला है, राइट। बेसिक अर्निंग्स ग्रोथ होगा, राइट। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक, राइट। तो अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस में 100 रुपीज़ डालता है तो इस मैनेजमेंट को या फिर इस बिजनेस से मैनेजमेंट को करीबन 1% का प्रॉफिट हुआ, या फिर इस बिजनेस से 1% का प्रॉफिट किया, 1 रुपये का प्रॉफिट किया अगर 100 रुपीज़ इस बिजनेस में लगे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल मेट्रिक, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 1 साल का या 2 साल का इतना कुछ नहीं बताता है जितना 5 साल, 7 साल या 10 साल का बताता है, राइट। एंड इट टेल्स यू अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 25%. सो 25% इज अ डिसेंट रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। 18 to 20 को हम एक एवरेज ROCE कहेंगे, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी इज the consistency with which the business gives returns to the equity investors, right? तो अगर एक इक्विटी इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ इस बिजनेस में लगाए हैं तो उसको 2 रुपये का फ़ायदा या 2% का फ़ायदा साल दर साल हुआ है, जो कि एक बहुत बुरा फ़ायदा है। कोई 2% के फ़ायदे के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आता है, राइट। तो इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी टेल्स यू अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, और 2% का फ़ायदा होगा ही, राइट। इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप बिजनेस का देखो, राइट। सो व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी? रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट कैपिटल और नेट इनकम विच इज नथिंग बट योर पैट। ये जो पैट है इसको हम शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ डिवाइड करते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी इज समथिंग विच यू गेट ऑन द बैलेंस शीट। शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, सो दिस इज शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी कम्स इन द डिनोमिनेटर, नेट इनकम कम्स इन द न्यूमरेटर। और अगर एक बिजनेस का नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 0.2% है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी तो 20 या 25% होगा, राइट। तो 20 या 25%, 25% इज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 18 to 20% आर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटर्न ऑफ इक्विटी की व्हेन यू कंपेयर इट विद द कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, राइट। Normally we should look at companies which have an ROE which is more than the sales growth, Q, right? जब हम कहते हैं ROE is like 25%, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में 25% से पैसा बन रहा है, एक कंपनी में 25% से पैसा आ रहा है, एंड लेट्स से द सेल्स ग्रोथ इज 15%, तो हम कहेंगे कि बिजनेस में 15% से पैसा लग रहा है, लागत 15% की है। तो द फैक्ट 25% इज मोर देन 15%, इसका मतलब है कि कंपनी को कोई एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अपना पैसा जो बिजनेस से कमा रही है उसको फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि 25% और 15% का डेल्टा 10% है, काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी सही एक अरेंजमेंट है। अगर इसका उल्टा कर देते, लेट्स से रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है और सेल्स ग्रोथ 25% है, तब फिर वो डेल्टा जो 10% का है उसके लिए कंपनी को अपना इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, बैंक से डेट लेना पड़ेगा, जो इस कंपनी ने बहुत अच्छे से किया है, राइट। तो इस कंपनी ने करीबन 1500 करोड़ का IPO लिस्ट किया था, राइट, जिसमें से ऑलमोस्ट 80% इन्होंने अपने डेट को चुकाने में लगा दिए, राइट। तो इस कंपनी के बैलेंस शीट पे आप बैलेंस शीट जब देखोगे यू विल सी द लॉन्ग टर्म डेट एज वेल एज द शॉर्ट टर्म डेट। तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट इतना था जो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले साल या सितंबर 2024 तक चुका दिया। इस कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है, 705 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्यों इतना ज़्यादा होता है और वो बिजनेस मॉडल के बारे में क्या बताता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब कंपनी का जो रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, वो ज़्यादा है, राइट। कंपनी इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, राइट। ट्रेड रिसीवेबल्स 1600 का है, और इस कंपनी का बहुत बड़ा दिक्कत है ट्रेड रिसीवेबल्स का, या फिर इस सेक्टर में भी अगर आप देखोगे
ट्रेड रिसीवेबल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? जब आप आपके कस्टमर से पैसा इकट्ठा या फिर पैसा नहीं निकाल पाते हो, इसका मतलब आपका बार्गेनिंग पावर आपके कस्टमर के साथ बहुत कमज़ोर है। यू आर ऑलवेज ऑन द वीक फुटिंग। आपका बिजनेस मॉडल इतना कमज़ोर है कि आप पैसा अपने कस्टमर से कलेक्ट कर नहीं पाते हो टाइम में, जिसकी वजह से आपको ये शॉर्ट टर्म लोन्स की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंपनी का भी करीबन 350 करोड़ तेलंगाना गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, जो पिछले 1 साल से रिलीज़ नहीं हुआ। इस कंपनी ने इसलिए इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है एक तरह से बढ़ा दिया है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इशू है, राइट? वर्किंग कैपिटल अगर ढीला रहा तो फिर आपको पैसे की ज़रूरत, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इनफ कैपिटल इन हैंड टू काइंड ऑफ रन योर ऑपरेशंस, तो वो नहीं है यहाँ पे। तो बहुत कमज़ोर वर्किंग कैपिटल है इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत कमज़ोर है, जिसका मतलब इसका बिजनेस मॉडल बहुत कमज़ोर है, राइट? द बार्गेनिंग पावर विद द एंड कस्टमर इज़ वेरी वेरी वीक एंड इट गेट्स ईजिली रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, राइट? मेन पॉइंट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वॉज इक्विटी डाइल्यूशन एंड डेट। तो इस कंपनी ने अपनी इक्विटी तो डाइल्यूट की है और डेट भी एकदम भर भर के डेट लिया है, और इक्विटी अपने पुराने पाप, एक तरह से इक्विटी रेस करके 1,500 करोड़ रेस करके अपने पुराने डेट जो है, पुराने पाप जो है वो धो दिए, राइट? दूसरा एक चीज़ जो रिटर्न ऑन इक्विटी और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में, जो मल्टीपैगर या फिर हाई ग्रोथ काइंड ऑफ कंपनीज 3x 5x ग्रोथ का एक ट्रेंड दिखता है, या फिर एक थीसिस जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बात करते हैं, राइट? व्हाट द बिगर इन्वेस्टर्स टेल अस इज दैट कि आपको हर वक्त देखना चाहिए कि किसी कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कम होना चाहिए, राइट? ये कंप्लीटली एक कॉन्ट्रेरियन व्यू दे रहा हूँ मैं, कि किस तरह आप लीडिंग इंडिकेटर्स भाप सकते हो, देख सकते हो कि ये स्टॉक 3x 5x 10x जाएगा या नहीं। पूरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है ये, राइट? तो और ये सिक्लिकल कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहा। स्ट्रक्चरल कंपनीज का इट्स अ गिवन कि ये 25% से नहीं ग्रो होगी तो 20% से ग्रो तो हो ही जाएगी। यू आर टॉकिंग अबाउट टाइटन, ट्रेंट, HDFC, ICICI, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट सिक्लिकल कंपनीज होती है जिनमें बहुत रिसेंटली टेलविंड्स आते हैं, राइट? तो द लार्जर थीसिस अराउंड दिस इज कि यू हैव टू लुक एट कंपनीज विच हैव पुअर सेल्स ग्रोथ, जिसका सेल्स ग्रोथ, जैसे इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, पूरा खराब ठुका हुआ सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा, इस ऐसे कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पूरा ठुका होना चाहिए, 3% 5% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो सब लोग इसको बुरा कंपनी या फिर इन कंपनी से हर कोई दूर रहता है, कोई इनको हाथ नहीं लगाता है। बट द मेट्रिक टू लुक एट इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर सेल्स ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ आइदर लार्ज ऑर्डर बुक्स और केपेक्स विच इज कमिंग अप। तो जो हमने लीडिंग इंडिकेटर्स की बात की, राइट? तो लेट्स से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है 3,328 करोड़ का है। लेट्स से ये कंपनी अगर 3,500 का केपेक्स कर रही होती, राइट? तो इसका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज़बरदस्त होता, राइट? तो करंट सेल्स ग्रोथ पुअर है, करंट रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, कोई नहीं देख रहा है इस कंपनी को, हर कोई सोच के बैठा है कि ये बुरी कंपनी है, राइट? बट इसका जो फ्यूचर पोटेंशियल है, करीबन 3,000 अगर करोड़ का केपेक्स हो रहा है, वो ज़बरदस्त होगा। तो वैसे कंपनीज में एक तरह से इफ़ वन इन्वेस्ट्स देन वन कुड मेक मनी। बट द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट putting in 3,000 crore of capex. Secondly, the valuation of this company is around 200. P इसका 200 का है. So you have to find companies which have poor sales growth, poor return on equity, but the future prospects of the company in the form of order books, or for that instance capex, are very high, but these companies are selling at a discount, which means कि market में किसी को भी पता नहीं चला है अभी तक कि ये एक नेक्स्ट मल्टी बैगर या 3x 5x 7x स्टोरी बन सकती है। इसलिए वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो लेट्स से अगर इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर देता था, अगर इसका जो करंट, लेट्स से हाइपोथेटिकली बात करते, करंट रेवेन्यू 3,000 करोड़ है, इसका फ्यूचर केपेक्स 3,000 है, वैल्यूएशन 25-30 का है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 2% 5% है, हर कोई इसको डिसरिगार्ड कर चुका है कि यार इससे तो कोई कुछ नहीं आने वाला, राइट? तो one has to always look out for companies which have this mix of poor past data and super great future data, right? So that is how you kind of, ride into really strong growth stories, right? So this was a brief about return on equity as well as its relationship with the compounded sales growth and the future compounded sales growth, right? अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी, ऑब्वियसली इतने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग की ज़रूरत है, अपने खुद के जो ऑपरेशंस को खुद सेल्फ सस्टेनेबली ये कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है, राइट?
to be a free cash flow company is to be a 24 karat gold, right? Investability, it's a proxy for investability. एक free cash flow company एक highly investable company होती है, right? जब एक company free cash flow नहीं होती है तो उसको external sources of funding की ज़रूरत पड़ती है, उसके balance sheet पे debt बहुत दिखता है जो उसके P&L में reflect करता है, उसका profitability कम होता है तो ROE ROC कम होते हैं, right? और बार बार equity dilute करती है तो EPS एक तरह से hit होता है और फिर कोई भी स्टेक होल्डर जो होता है कंपनी में, इक्विटी स्टेक होल्डर्स, वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते, राइट? तो फ्री कैश फ्लो इज समथिंग विच वन नीड्स टू काइंड ऑफ लुक एट, राइट? कुछ हाइजीन चेक्स की बात कर लेते हैं, राइट? नॉर्मली इफ वन इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर 5x 7x 10x ग्रोथ कंपनी, प्रमोटर स्टेक उसमें ज़्यादा होना चाहिए, राइट? प्रमोटर स्टेक 60+ होना चाहिए. FIIs और DIIs की क्यूमुलेटिव होल्डिंग 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कंपनी में आके बैठ गए हैं 20-25% से, तो एक तरह से बात निकल गई है कि इसमें कुछ होने वाला है जिसकी वजह से हर कोई फिर इसमें आके बैठेगा, राइट? तो नॉर्मली यू शुड लुक एट FIIs and DIIs who have like 5%, 10% stake, not more than that, right? Public stakeholder जो है वो less than 10 to 12% या 10% से कम होना चाहिए, क्योंकि जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है किसी स्टॉक में, वो इतना वॉलेटाइल हो जाता है कि उससे पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो रिटेल फ्लोट शुड ऑलवेज बी लेस. तो इसका डेटा आपको NSE के वेबसाइट पे मिल जाएगा. इसका रिटेल फ्लोट कंपनी का 8% है, काफ़ी कम रिटेल फ्लोट है. सो इसका हाइजीन चेक काफ़ी सही है इस कंपनी का, इफ़ नॉट द अदर टॉप मेट्रिक्स दैट वी स्पोक अबाउट, राइट? तो I'll just give a brief about the analysis that we did for this company. So this is not a stock recommendation. Please do your own research when you invest in the company, right? Invest in the stock market. इसका जो sales growth है, poor sales growth, 25% तो sales growth नहीं दिख रहा है, right? इसका sectoral tailwinds काफ़ी कमज़ोर है. EPS growth आ जाएगा, अभी भी आ रहा है, आगे भी आ जाएगा. 20-25% EPS, जब तक 25-20+ EPS ग्रोथ चलता रहेगा तब तक कंपनी का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा. जिस दिन EPS ग्रोथ आना रुक गया या अर्निंग्स ग्रोथ आना रुक गया, उसको फिर हर कोई डिस्ट्रॉय कर देगा, बाकी जो मैट्रिक्स है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज लेस देन 10%, सो नो चांस. प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, क्या कंपनी अपने कस्टमर्स से पैसा इकट्ठा कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इसलिए तो कंपनी का मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि हम रिसीवेबल्स पे काम करेंगे. बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो लार्जर क्लाइंट से पैसा नहीं उठा पाते हैं और सबसे बड़ा गैप होता है इन कंपनीज में. ये मल्टी बैगर क्या, ये कुछ भी नहीं बन सकता एक तरह से, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट, देयर इज नॉट इनफ स्ट्रेंथ इन द बैलेंस शीट इफ यू लुक एट द डेट. वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के, राइट? सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट दिस Allied Blenders, and I hope you like this analysis, right? This was a way, normally these are the checks that I normally use to kind of analyze companies, to shortlist companies and invest in companies as well. If you found this video useful, please like and share it. Please share it with the people who you think can make good use of such content. And thank you for your time. Do take care. Thanks. Bye bye.